हाँ थ्योरम है। हाँ थ्योरम है भी। हेलो हेलो। हाँ सर जी। हाँ चलिए। स्टेट एंड प्रूफ थ्योरम है। स्टेट एंड प्रूफ क्या नाम है? मीनराडी। सर है। हाँ हाँ आता है बेटा। ये MAINRADI मिनराडी कोडाजी इक्वेशन ऑफ द सरफेस। देखो द इक्वेशन स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट द इक्वेशन L2 minus M1 स्मॉल ml L minus mu कैपिटल M minus lambda L M2 minus N1 M2 minus N1 लिख रहा क्या M2 minus N1 ठीक। M2 minus N1 दिया रहेगा बेटा सवाल में NL M minus न्यू कैपिटल M minus न्यू L are known as ठीक है are known as मिनराडी कोडाजी इक्वेशन। are known as मिनराडी कोडाजी इक्वेशन। ठीक है जरा हमारी बात सुनो कैसे हम लोग पकड़ेंगे इसको। ये दिया रहेगा आपको स्टेटमेंट भी दिया रहेगा याद नहीं रहेगा दिया रहेगा तो हम कैसे इसको प्रूफ करेंगे। यह बता रहा है म्यू यल यह है गॉस इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स है और सरफेस बात कर ही रहा है। कैपिटल एल कैपिटल एम कैपिटल एन फंडामेंटल मैग्नीट्यूड है। L2 M2 डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू U एंड V है। आप बाकी समझ रहे हैं ठीक है। चलिए तो लिखेंगे बेटा वी नो दैट R बराबर RUV इज द सरफेस है ना बेटा। N का कैप R1 क्रॉस R2 बटा H N का कैप डॉट R1 का मान 0 N कैप डॉट R2 का मान 0। यहां और भी लिख सकते हैं N1 का एंड N2 का कैप पैरेलल होगा R1 और R2। ये समझ रहे हैं बेटा कितना जानते हैं। एंड we know that Gauss equation of for the surface of the surface R11 का मान L का कैप प्लस होता है L क्या होता है R1 और लेम्डा R2 दिस इज
इज नंबर। अब 1 2 दिए हो तो बेटा 3 कर दीजिए, ठीक है। 1 2 दिए है ना, 3 कर दीजिए। R12 का मान यम एन का कैप यम R1 और म्यू R2 नंबर 4। R22 का मान एन का कैप एन R1 न्यू R2। दिस इज नंबर 5। देखने में भयावह है बेटा, लेकिन है बहुत आसान है। देखो, वी नो दैट ए वेक्टर आइडेंटिटी, वी नो दैट ए वेक्टर आइडेंटिटी, देखो जरा, डेल अपान डेल भी R11 का मान बराबर डेल अपान डेल यू R12 बराबर होना चाहिए। करके दिखा दे। नहीं सर, आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अरे इसको करोगे बेटा, यह R112 यह R112 ये भी है, यह बराबर होना चाहिए। आइडेंटिटी का मतलब ये सर्वसमिका है, सभी मानों के लिए सत्य है कि नहीं। अब बेटा हमारे पास R11 है यहाँ, और इसका नंबर दे दीजिए ई। देखो सुनिए, मतलब कि R11 को हम भी से डिफरेंशिएट करें। अब भी गिव्स द सफिक्स टू, भी जो है किसी को डिफरेंशिएट करेगा तो सफिक्स टू में आएगा, और यू डिफरेंशिएट करेगा तो सफिक्स 1। इस बात को ध्यान से रखिएगा। तो लिखते हैं देखो, डेल अपान डेल भी R11 का मतलब हो गया कि इसको हम यू के भी के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या होगा बेटा, डेल अपान डायरेक्ट कर दें, डायरेक्ट कर रहे हैं। यह होगा L2 N का है, यह L हो जाएगा N2 का है। एक बात हो गया बेटा, यह होगा L2 R1, यह L होगा R12, यह लेमडा 2 होगा R2 होगा और लेमडा R22 होगा। यह समीकरण नंबर 6 हो गया भाई। इसको मिटा रहे हैं भी, हमारे पास जगह नहीं है। अब निकालते हैं डेल अपान डेल यू। R12 का मान क्या होगा, आइए करते हैं। यू के सापेक्ष सफिक्स का मान M1 होगा, N का कैप यम होगा N1 का कैप प्लस क्या होगा बेटा, M1 होगा, R1 होगा, यम होगा, R11 होगा, और यह हो जाएगा म्यू1 होगा, R2 होगा, म्यू R12 है ना। हो गया, लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए से, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए से L2 N का कैप N2 है, L2 R1 R12 लेमडा 2 R2 लेमडा R22 बराबर क्या होगा बेटा, M1 N का कैप यम N1 का कैप M1 R1 यम R11 म्यू1 R2 म्यू R12 और दिस इज नंबर बी। हो गया भाई, जरा गौर से सुनिएगा। देखेंगे, सिंस N1 का कैप N2 का कैप
पैरेलल है R1 और R2 का, तो N1 कैन बी रिटेन एज AR1 BR2 और N2 का कैप CR1 धन BR2 लिखा जा सकता है लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में, है ना बेटा? है कई नंबर तक चले थे बेटा वहां? 7। इसका नंबर 8, इसका नंबर 9। ठीक, इस सवाल में देखो बेटा, हम N2 के जगह N लिख देंगे, N1 के जगह N लिख देंगे तथा R12 का गाउस इक्वेशन से लिख देंगे, R22 का गाउस इक्वेशन से लिख सकते हैं, तो लिखेंगे नाउ फ्रॉम एबव इक्वेशन वी है, नाउ फ्रॉम एबव इक्वेशन वी है, जरा बाएं तरफ करो, L2N का कैप L-N2 का कैप L-N2 का कैप है CR1 धन BR2, है ना? इसमें तो कोई मतलब नहीं है। L2R1 L होगा, उसमें R12 का मान है M का कैप फिर MR1 और म्यू R2। कहां तक गए बेटा? यहां तक चले गए ना? प्लस लिख दें हम इस पर λ2R2 और लेमडा लिख दें R2 का मान N का कैप प्लस NR1 और ऐसे टेढ़ का R2 बराबर, मतलब यहां तक की कहानी मैंने लिख दिया। फिर भरते बराबर M1 का कोई मान नहीं, N का कैप M होगा, क्या होगा बेटा? AR1 BR2 M1R1 M होगा LN का कैप LR1 λR2। बजी आ तक गए बेटा? यहां तक ना? प्लस μ1R2 म्यू R12 का मान M का कैप MR1 और म्यू R2 और दिस इज नंबर C। हो गया भाई? है ना? लिख दिया? ठीक है, देखो अब बेटा दोनों इक्वेशन बराबर हैं तो किसी का कोएफिशिएंट इक्वेट कर सकते, कुछ लिखिए मत। देखो इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ N का कैप टू द बोथ साइड, सवाल के उत्तर में देखो N कैप नहीं होगा, तो लिखो इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ N का कैप टू द बोथ साइड, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट N का कैप टू द बोथ साइड, N का कैप टू द बोथ साइड करो, छांटो जरा। N का कैप है L2 प्लस इसमें N का कैप है, ये नहीं है, इसमें है LM, इसमें भी नहीं है, यह लेमडा N है ना जी, और इसमें बेटा क्या है? M1, इसमें बेटा है आपको LL और इसमें है म्यूM, है ना? है। अब अपने रिजल्ट के साथ सजाओ इसको, बेटा क्या चलता रहा? तो L2 माइनस M1 बराबर ML म्यूM LM माइनस लेमडा N। देखो उत्तर आ रहा है, कैसे सजाया? सजा के लिखो। हाँ म्यू माइनस एल ML म्यू माइनस एल माइनस लेमडा N
एक रिजल्ट आ गया आपका। ठीक है, लिखो। अगेन फ्रॉम द वेक्टर आइडेंटिटी, अगेन फ्रॉम द वेक्टर, ये वेक्टर आइडेंटिटी याद रखना है बेटा। अगेन फ्रॉम वेक्टर आइडेंटिटी we know that, again from vector identity we know that del upon del v r12 बराबर del upon del u r22। देखो बराबर है, बराबर है। तो डिफरेंस तो आपके पास है, मान लीजिए क्या है r12 का मान ही हम अपनी स्थिति आप देख के लिख सकते हैं। r12 का मान n का कैर m r1 म्यू r2, r22 का मान होगा n का कैर n r1 म्यू r2। डिफरेंस चेक करो बेटा, लिखते चलो, लिखिए इसके साथ लिखते हैं बेटा। v के सापेक्ष कर रहे हैं आप, सफिक्स विल कम टू 2, m2 n का कैर n2 का कैर m2 r1 m r12 म्यू2 r2 म्यू r22। ठीक है सर, बराबर u के सापेक्ष कर रहे हैं, u n1 n का कैर n1 का कैर n1 r1 n r1 मन म्यू1 म्यू r2 म्यू r12 मान लीजिए। ठीक है, नाउ फ्रॉम एबव इक्वेशन लिख लीजिए। आपको लगता है लीनियर कॉम्बिनेशन वाला का कोई मान नहीं आ रहा है इसमें। सर वो n कैप नहीं होगा, n1 होगा ना, सिर्फ इक्वल टू का पहला टर्म n1 n हां, ये आईएस का पहला टर्म है ना, इसी को ना कर रहे हो, इसको करोगे n1 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 कैप एक ही में कैप होगा ना सर, एक कैप। हाँ, एक गलती हो गई ये, और इधर सर म्यू नहीं होगा, हाँ ठीक है, न्यू होगा ना। देख लेना भाई क्या टेढ़ा है, तो लिखते m2 n का कैर n2 का मान c r1 d r2 m2 r1 r12 का मान होता है n का कैर m r1 म्यू r2। कहां तक चले हैं बेटा, यहां तक ना, म्यू2 r2 म्यू n का कैर n r1 और म्यू r2 हो गया भाई, बराबर। बताओ बेटा, अपने से लिखो, अपने से लिख करके n के कैर को कॉमन ले लीजिए। देखो आ रहा है, अपने से काम करेंगे तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए बेटा, आप करेंगे सिलसिलेवारी तो कॉमन ले सकते हैं।
धीरे धीरे करो, कोई गलती जल्दी नहीं करना। अरे कुछ मत करो बेटा, है लिख न दो, एकर है ही कमान लिखना जरूरी है, इसी कमान लिखना जरूरी। दास इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ले लो, हो जाएगा। टू द बोथ साइड ऐसा रहना चाहिए, करें हम। तो बेटा इसी रिवाइज खंडे से ज्योमेट्री को क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। अब आप चलते हैं टेंसर कैलकुलस, तो जो करना छोड़ दीजिएगा, जो करना, हाँ बुकिंग करना छोड़ दो, कोई समझेगा लिखा दो। देखो टेंसर, टेंसर एंड वेक्टर। तो कुछ चीजों को समझ लीजिए। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए नया चीज है ये। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर ये नया टॉपिक है क्या सर? अरे बेटा ये यूनिट है ये टेंसर का। सब इंपॉर्टेंट को मुख्य लक्ष्य है कि कम से कम एक पार्ट 60 क्वेश्चन, एक पार्ट लाख क्वेश्चन प्राप्त हो जाए, बाकी कितने से दृष्टि से है। इधर देखो पहला, तो बेटा पहले तो टेंसर और वेक्टर का डेफिनेशन बनती है। देखो पहला डेफिनेशन, ए क्वांटिटी, quantity defined in the coordinate system, defined in the coordinate system changes to another coordinate system, another coordinate system obey the law of transformation, obey the law of transformation is called tensor or कहता है क्वांटिटी जो एक सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट में डिफाइंड हो और दूसरे सिस्टम में भी चला जाए, दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, लेकिन उसका एक निश्चित जो है ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो, ला हो, तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, टेंसर या वेक्टर। अब तुम्हारे समझ में नहीं आया होगा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज का क्या मतलब। तो
दूसरा पॉइंट लिख लो। दूसरा x1 x2 x3 dot 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 xn each one coordinate system changes to another coordinate system x1 dash x2 dash x3 dash dash xn dash। मतलब बेटा इसका आगे भी कर सकते हैं, x1 डबल डैश, मतलब बहुत सारे सिस्टम आप पढ़े, जैसे हम बता बेसिक तरीके भोजपुरी से समझ। जैसे कि आप एक क्वांटिटी अपने घर में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं तो आप एक सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट के हिसाब से रहते हैं। आप कब उठेंगे, कब कपड़ा पहनेंगे, कब बाथरूम जाएंगे, कब पानी पिएंगे, वो एक सिस्टम में आप दिखाएंगे। आप चाहे जो कर सकते हैं। आप व्यक्ति अगर रिश्तेदारी में चला जाए तो उनके कोऑर्डिनेट सिस्टम के अनुसार आपको रहना। तो कहता है कि साहब अगर कोई क्वांटिटी एक सिस्टम कोऑर्डिनेट में दिखानी हो और वह दूसरे सिस्टम में चला जाए, तो जब दूसरे सिस्टम में जाएगा तो वह दूसरे सिस्टम में रहने लगेगा, लेकिन बेटा कुछ नियम कानून होगा। जैसे रिश्तेदारी गए आप तो जब चाहेंगे तो किसी के बेडरूम में कुछ नहीं जाएंगे, किसी का कपड़ा, जैसे आप घर पे रहते हैं तो किसी का गमछा टंगा है आपने पूछ लिया, लेकिन वहां एक सिस्टम आप अडॉप्ट करें और वह सिस्टम क्या होना चाहिए, सर्टेन लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वह क्वांटिटी या तो वेक्टर या तो टेंसर, या तो दो चीज बात कर दिया हमने, एक वेक्टर कह दिया, एक टेंसर कह दिया। तो व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर और व्हाट डू यू मीन बाय टेंसर? तो पहले लिखो वेक्टर, पहले वेक्टर, पहले लिखो वेक्टर क्यों हेडिंग डालना बेटा, तीसरा का पॉइंट सरल है जी। वेक्टर, वेक्टर बेटा कई प्रकार के होते हैं, तो ये मुख्य प्रकार के आपको पढ़ना है। पहला इसका ए पार्ट होता है कंट्रा वेरिएंट वेक्टर। आप सफिक्स का नाम सुनेंगे, जैसे कहते हैं एन, इसको कहते हैं यन सफिक्स, ए का सफिक्स ठीक कंट्रा। कैसे बोलते एक क्वांटिटी ए उसके ऊपर में करते हैं आई, सफिक्स क्या है बेटा आई, आई का वेरिएशन होगा 1 से लेकर 3 ठीक है। डिफाइन इन द, आप अपने घर डिफाइन हो रहे हैं, डिफाइन इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम x1 x2 xn। चेंजेस कौन चेंज कर रहा है, चेंजेस a dash I in another coordinate system in the, अरे बेटा किसी घर में रिश्तेदारी चले जाते हैं तो घर पर आप गंदी पर ही घूमते और रिश्तेदारी जाए तो वह ग्रस्त रहेंगे ना, तो कहता है चेंज करेंगे तो मान लीजिए a dash I in the coordinate system x1 dash x2 dash xn dash ओबे द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये है बेटा मेन चीज है, ओबे द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ओबे द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन चेंज हुआ है। ये ए डैश आई बराबर होगा कोई बेटा, ये रियल सफिक्स है, एक डमी सफिक्स
कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे ए अल्फा अपने मन से। या भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर लिखने का तरीका देखो। ए डैश आई है क्वांटिटी डिफाइंड है किसमें, इस सिस्टम। यह ए अल्फा बनती है क्योंकि ए आई का लिखा है। यह लिखा जाता है डेल एक्स डैश आई बटा डेल एक्स अल्फा। डेल एक्स डैश आई डेल एक्स अल्फा, ये ऊपर रहेगा तो नीचे आएगा। ठीक है, यह रूल अप्लाई होता है। ठीक है, देखिए इसका समझने की कोशिश करिएगा। ए डैश आर, जैसे ऐसे समझ, ए डैश अल्फा अगर मान लो x1 डैश में है, यह हो जाएगा ए कोई डमी से, यह होगा डेल एक्स डैश अल्फा और डेल एक्स ए। यही होगा नियम, समझ रहे भाई। तो लिखेंगे, क्या लिखे हैं, ओबे द, क्या लिखे हैं, ओबे द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देन ए आई, जो ए आई है ना बेटा आपको क्वांटिटी, इज कॉल्ड वेक्टर ऑफ रैंक 1। एक सफिक्स है ना बेटा, ए आई में एक ही सफिक्स है ना, इसका रैंक क्या होगा, 1 ऑफ द टाइप ऑफ 10। देखो 1 अपर पोजीशन पे है, लोअर पोजीशन पर कोई सफिक्स नहीं, तो यह टाइप कैसे लिखा जाएगा, 10। समझ गए। अब लिखो बेटा दूसरा बी पॉइंट, कोवेरिएंट वेक्टर। कोवेरिएंट वेक्टर समझना, धीरे धीरे चलिएगा। बी कोवेरिएंट वेक्टर, चले। इफ ए क्वांटिटी ए आई, नीचे कर दिया सब, defined in the coordinate system x1 x2 x7 changes to a dash I in the coordinate system coordinate system x1 dash x2 dash xn dash obey the law of transformation, obey the law of transformation। ऐसे होता बेटा ए डैश आई, ठीक, इसका डमी सफिक्स ए अल्फा, यह होता है डेल एक्स अल्फा डेल एक्स डैश आई, उलट जाता है। हाँ, जब कोवेरिएंट होगा तो नीचे, कंट्रावेरिएंट रहेगा तो ऊपर ही होगा। डेल एक्स डैश क्या है, यह हो गया। देन सिर्फ डिफरेंशिएशन का रूल बदलेगा, ये उसमें डेल एक्स डैश आई अपॉन डेल एक्स अल्फा, तो ये अल्फा ऊपर, ठीक है। देन ए आई इज कॉल्ड क्या लिखते बेटा, कोवेरिएंट वेक्टर ऑफ रैंक 1 of the type of 0 1
नीचे रहेगा तो दूसरा कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, अब देखो, एक से ज्यादा सफिक्स किसी क्वांटिटी में, एक से ज्यादा सफिक्स, चाहे कंट्रावेरिएंट पोजीशन पर हो, चाहे कोवेरिएंट पर हो, चाहे कंट्रावेरिएंट हो या तो कोवेरिएंट हो, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? टेंसर कहते हैं। लिखो बेटा तीसरा पॉइंट इसका टेंसर, हेडिंग डालो टेंसर। टेंसर टेंसर पॉइंट देते जाइएगा। एक क्वांटिटी ए आई जे, आई का वेरिएशन लेवल से एन तक होगा, जे का वेरिएशन लेवल से एन तक। ए आई जे डिफाइन, एकदम परिभाषा एक ही जैसा, डिफाइन इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम x1 x2 x3 xn changes to a dash I से in the coordinate system, in the, एकदम भाषा वही कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम x1 डैश x2 डैश xn डैश दूसरे के घर गया जब, ओबे द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ओबे द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये डैश आई जेड पेयर होगा साहब ए एल, ठीक है, या ए एम एन, क्या होगा? एकर होगा कंट्रावेरिएंट, जिसका होगा वो है, क्या होगा? डेल एक्स डैश आई, डेल एक्स अल्फा और डेल एक्स बीटा और डेल एक्स डैश जे हो जाए, मतलब कोवेरिएंट और कंट्रावेरिएंट दोनों। देन ए आई से इज कॉल्ड टेंसर of rank 1 1 or 2। इसका रैंक क्या कहलाएगा? या तो 2 कह दीजिए क्योंकि 2 सफिक्स है, या टाइप ऑफ रैंक होगा 1 1। एक कंट्रावेरिएंट पोजीशन पे होगा, एक कोवेरिएंट पोजीशन पर होगा। अब इसके आगे कल बताया जाएगा, नहीं तो ज्यादा अनपढ़ हो जाएगा। ठीक है, क्या 5 दिन लगता है बेटा? 5 दिन से कम नहीं लगता।